अस्सलामुअलैकुम भाइयों, बीएलएस ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना वायरस महामारी में आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारे बीएलएस ग्रुप द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि हम अपनी कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोगों का इंटरव्यू दिखाएं जिन्होंने अपने मेहनत के प्रयास से अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। सिकंदर बख्त, आज आपको ऐसी ही एक शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत के प्रयास से बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कामयाबी की कहानी। डॉक्टर वहीद आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएलएस ग्रुप में, जिन्होंने लॉ प्रोफेसर और जज का मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर वहीद आलम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सबसे पहले तो मैं आप सभी का खासकर बीएलएस ग्रुप के मेंबर्स का और इस चैनल का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप सबके लिए मैं इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ बता सकूं जिससे कि मेरी कम्युनिटी के लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग और वो सारे लोग जो इस चैनल पर इस इंटरव्यू को देखें वो मोटिवेट हो सके। वहीद आलम साहब जी, मेरा आपसे पहला सवाल, कैसे आपको लगा कि आपके लिए शिक्षा ज़रूरी है? जहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि जिस कम्युनिटी से आप और हम हैं वहाँ पर शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, फिर भी आप ऐसी कम्युनिटी में रहने के बाद भी आपने ऐसी शिक्षा प्राप्त की जो आज आपने एक मुकाम हासिल किया है। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम और आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। हालांकि आज के समय में लोग शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा किसी भी समाज के, किसी भी कम्युनिटी के उत्थान का मेरुदंड है। जो समाज जितना ज़्यादा शिक्षित होगा वो समाज, वो देश उतनी ज़्यादा प्रगति करेगा और वो कम्युनिटी उतनी ज़्यादा प्रगति करेगी। तो मेरी फैमिली में मेरे फादर्स का हमेशा ही मानना रहा, मेरे फादर का मानना रहा कि शिक्षा प्राप्त करके ही आप देश के शासन और प्रशासन में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी का उत्थान कर देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। इसलिए मैंने जो शिक्षा पर फोकस किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा। प्राइमरी शिक्षा मेरी कोई बहुत ही हाई फाई स्कूल नहीं हुई है। अगर लोगों की ये सोच है कि कोई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर ही बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है या बहुत ज़्यादा जहाँ फीस दी जाती है, बहुत बड़े हाई फाई स्कूल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड है, तो ऐसा नहीं है। मेरी शिक्षा बहुत ही नॉर्मल रही है। मैंने अपने ही सुल्तानगंज के ही एक छोटे से मांटेसरी स्कूल से ही अपनी 8th तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मेरी जितनी भी शिक्षा मैंने प्राप्त की सारी सरकारी स्कूलों से रही। 9th हाई स्कूल भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया। उसके बाद फर्स्ट ईयर इंटर भी वहीं से किया और बीएससी करने में बार्डी कॉलेज लखीमपुर गया, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, और वहीं से ही मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो सारी मेरी जो एजुकेशन है वो सब गवर्नमेंट कॉलेज से है, किसी कॉन्वेंट या किसी बहुत ही हाई फाई कॉलेज से नहीं है। हायर शिक्षा में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एलएलबी का एंट्रेंस दिया और मेरा लॉ में एडमिशन हो गया, जो कानपुर दयानंद विधि महाविद्यालय है परेड के पास, वहाँ से मैंने एलएलबी किया। उसके बाद एलएलएम करने में बनारस बीएचयू गया। उससे पहले मैंने एलएलबी करने के और एलएलएम करने के बीच में बीएड भी किया हाली मुस्लिम पीजी कॉलेज कानपुर से। और फिर जब मैं एलएलएम करने बीएचयू गया वहाँ मैंने एंट्रेंस दिया, मेरी अच्छी रैंक आई, मेरा एडमिशन हो गया। और वहीं पर जब मेरा फर्स्ट ईयर ही था तभी वहाँ पर मेरा इसमें नेट और जेआरएफ में सिलेक्शन हो गया। उसी के बाद जैसे ही मेरा एलएलएम कंप्लीट हुआ मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एंट्रेंस दिया और वहाँ पर मेरी अच्छी रैंक आई और मेरा पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया, जो 2017 में मैंने अपनी थीसिस सबमिशन करने के बाद मेरी जो है एज ए लॉ प्रोफेसर मेरा सिलेक्शन हुआ। वही जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने इंटरमीडिएट बायो से किया, फिर आपने बीएससी किया वाईडीसी लखीमपुर से, फिर आपने एलएलबी किया, उसके बाद आपने बीएड किया, उसके बाद फिर आपने जज की प्रिपरेशन की। तो क्या पहले से आपका कोई गोल निश्चित नहीं था कि आपको किस लाइन में जाना है, आपको क्या करना है? क्योंकि जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि बहुत डिफरेंट फील्ड से आपने एजुकेशन ली। पहले आपने बीएससी, तो कैसे आपने इस घड़ी को पार किया? देखिए, एलएलबी के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है क्योंकि ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एलएलबी डिग्री है। तो ग्रेजुएशन में चाहे मैं बीए करता है, बीएससी करता है या बीकॉम करता है, कोई भी डिग्री हासिल करता, उसी के बाद मुझे एलएलबी करना था। लेकिन शुरुआत में जो मेरा अपना वो था वो ये था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगा, इसलिए मैंने बीएससी किया, वरना मैं बीए भी कर सकता था। और लेकिन मेरे फादर की जो ख्वाहिश थी कि मैं लॉ फील्ड में जाऊँ, इसलिए मैंने उनकी ख्वाहिश को तरजीह देते हुए मैंने एलएलबी ज्वाइन किया। वही जी, आपको जज बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जज बनना बहुत ही
मेहनत काम है। और हम सबसे बड़ा जज जो है दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा जज है वो है अल्लाह है, जो हम सब का जज करता है। और दुनिया में देखा जाए तो हम उनके नुमाइंदे हैं। अगर हम सिलेक्शन जो भी जज की सीट बैठता है उसे इंसाफ करना होता है। तो मेरे फादर का कहना ये था कि कुछ ऐसा करो जिसमें आपका समाज और देश के लिए योगदान रहे। बाकी तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सेक्टर हैं, इसमें आप सेवा कर सकते हैं देश की हैं, लेकिन उनका मानना था कि समाज के लिए कुछ कर सकें आप। तो बोले थे एक शिक्षक बनकर आप समाज की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है वो बनाता है युवाओं को और देश के निर्माण में जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भाग लेता है। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि एक आप इंसाफ करके भी समाज की सेवा कर सकते हैं आप, क्योंकि जो भी जजमेंट देते हैं वो न्याय तो होता है, लेकिन क्या न्याय उसमें किया गया होता है ये हम तब जानेंगे, क्योंकि एक मैगज़ीन हाँ दिखता है, एक मैगज़ीन है जो इंग्लिश में कही जाती है कि जस्टिस नॉट शुड बी ओनली गिवन इट ऑल्सो शोन, कि सिर्फ दिया नहीं जाना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। वो तब होता है जब जस्टिस उसको मिलना चाहिए, जस्टिस उसे मिलता है। तो मेरे फादर का ये मानना था, इसीलिए मैंने जो है जुडिशरी में फिर मेरा इंटरेस्ट दिखाया और जुडिशरी की तैयारी की और उसमें कामयाबी हासिल की। वही जी, आपका काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा, लंबा समय रहा पढ़ाई का, तो इस दरमियान आपको काफ़ी संघर्ष का सामना भी करना पड़ा होगा। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आपके सामने आई एक हाई स्कूल से लेके एक जज प्रोफेशन तक? जाहिर सी बात है कि एक कंपटीटर को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे फादर चूँकि गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो मुझे इकोनॉमिकली कभी भी मैं वीक नहीं रहा, उसकी मुझे कभी समस्या नहीं आई। हाँ, पढ़ाई मेहनत की दौड़ भाग करना पड़ा। जब कंपटीशन की तैयारी मैंने की तो मैंने 7 स्टेट्स के, जिसे कहा जाता है आप देखें तो राजस्थान, उधर छत्तीसगढ़, MP, उत्तराखंड, UP, बिहार, झारखंड, इन 7 स्टेट के मैंने जुडिशियल सर्विसेज के और सिविल सर्विसेज के भी जो PCS के एग्ज़ाम होते हैं कि मैंने एग्ज़ाम दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए। और जब मैं वहाँ जाता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं होटल्स में जगह मिलती थी और तो मैं स्टेशन पर ही लेट जाता था। मेरे फादर मना किया करते थे कि वहाँ मत लेटना, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए जहाँ पाया कभी होटल के बाहर ही लेट गया, कभी स्टेशन पर लेटा, कभी होटल मिला तो होटल के अंदर लेटा, और जो जहाँ मिला खाने पीने को, और कम से कम मैं चाहता था कि पैसा खर्च हो और बेहतर उस पैसे का जो है इस्तेमाल किया सके पढ़ाई के लिए। इसलिए बस यही समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खैर मुझे उतनी नहीं रही है। वही जी, आप तो न्यायिक सर्विसेज की कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, फिर अचानक आपको LLM की तरफ आपकी क्या रुचि रही? सिकंदर भाई, बात ये थी कि मेरे कुछ मार्गदर्शक थे जिन्होंने मुझसे कहा कि आप जुडिशरी की कंपटीशन तैयारी करने के साथ साथ आप लॉ की मास्टर डिग्री भी ले लीजिए, ठीक। जबकि LLB के लिए, जो जुडिशरी के लिए जज बनने के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो LLB ही है। उसके लिए लॉ की बैचलर डिग्री ही ज़रूरी है, मास्टर डिग्री ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मास्टर डिग्री भी साथ में हासिल कर लें, क्योंकि उससे कोई आपको नुकसान नहीं है और वो बेहतर ही रहेगा, और आप एक दूसरे सेक्टर में भी, खासकर प्रोफेसरशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने LLM किया और LLM करने के बाद नेट JRF किया और PhD भी किया। एक साथ दोनों ही दिशाओं में चलता रहा, और ये ऊपर वाले का एहसान व करम है कि उसने मुझे, चूँकि मैंने LLB किया तो उन्होंने मुझे वकील बनाया, मैंने PhD किया तो उन्होंने डॉक्टर बनाया, और मैंने जुडिशरी का कंपटीशन क्वालिफाई किया, फाइनली सेलेक्टेड हुआ तो मुझे जज भी बनाया। इसलिए कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि आप वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं और जज भी हैं। तो ये अल्लाह का एहसान व करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मैं शुक्र अदा करूँ रब का अपना कम है। जो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनकी सफलता की क्या कुंजी रहे? आपकी सफलता का क्या मंत्र था, उनकी सफलता का क्या मंत्र होना चाहिए? हाँ सिकंदर भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। इसका जवाब भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सेटिस्फाइड आंसर दे सकूँ। तो साथियों, जो भी मेरा BLS ग्रुप के माध्यम से जो भी मेरा इंटरव्यू देखें, उन सब के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स, हमारी कम्युनिटी के या हमारी कम्युनिटी के बाहर के,
उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है 2008 से लेकर 2017 तक का, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। उसके बारे में मैंने कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो शिक्षा की तरफ जाएं और अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करें, और कंपटीशन तैयारी करने के बाद जब उसको करेक्ट करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वो देश की प्रगति में योगदान भी करेंगे, देश के शासन प्रशासन में भाग लेंगे। तो कंपटीशन के लिए देखा जाए जो मैंने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए वही बताऊंगा मैं, क्योंकि वो सिद्धांत सभी के लिए हैं और सभी को उसे फॉलो करना चाहिए अपने अपने तरीके से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को अपना इरादा बनाना चाहिए। अगर कोई कंपटीशन करना चाहता है तो अपना इरादा बनाए पहले, और वो इरादा बहुत ही मजबूत पुख्ता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आज उसने इरादा बनाया कि हम इस IAS तैयारी करेंगे, तैयारी करने गए 4 दिन बाद लौट आ रहे हैं और सीधे जाकर कहीं और एडमिशन ले रहे हैं या कोई डिग्री हासिल करने लग रहे हैं। नहीं, इरादा हो तो मजबूत होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि खुद पर भरोसा, आपको अपने ऊपर भरोसा जताना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा कि नहीं, मैंने ये इरादा बनाया है तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस इरादे को पूरी तरीके से उस पर खरा उतरूँगा और कंप्लीट करूँगा। क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरा आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। तीसरी चीज़ है पुरजोर कोशिश, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कि इंसान के हाथ में क्या है, सिर्फ कोशिश करना है। तो जो हमारे हाथ में है हम वो करें, हमारे हाथ में कोशिश करना है, हम कोशिश करें। हमारी कोशिश जितनी अच्छी कोशिश होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, और हमारी कोशिशों से ही हमारा रिजल्ट जुड़ा होता है, क्योंकि रिजल्ट उसके हाथ में है और कोशिश हमारे हाथ में है। हम अपनी कोशिश करें, जितनी अच्छी कोशिश होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन उस कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं एक शेयर करना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। और यहीं पर एक, अगर इसी पॉइंट पर मैं कहूँ तो तुलसीदास जी ने भी एक दोहा कहा है कि दिन ढूंढे 3 पहिया, गहरे पानी पैठ, मैं बबुआ डूबन डरा रहा किनारे बैठ। क्योंकि जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है, और जो कोशिश ही नहीं करते हैं वो हार के बैठ जाते हैं, वो कभी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। अगला जो उसमें आगे पढ़ें तो वह प्राइमरी असफलताओं से न डरना, निराश ना होना। कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें निराशा, हताशा बहुत जल्दी हावी होती है। अगर आपका 1-2 साल नहीं हुआ तो लोग कहने लगते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अपने पर भरोसा करना होगा और लगे रहना होगा, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले के वहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो आपके हाथ में कोशिश है, मैंने कहा, तो आप कोशिश करते रहिए, ठीक। क्योंकि जो आपके मुकद्दर में है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन जो आपके मुकद्दर में नहीं है अपनी कोशिशों से आप उससे भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी स्तर पर आप हताश ना हो, निराश ना हो, लगे रहें। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो निराश नहीं हुए, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जब आया तो एक साथ कई जगह सिलेक्शन हुआ। मैं कहता था जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था और मेरे कई साथियों का सिलेक्शन कई जगह होता था, तो मैं कहता था कि ऊपर वाला इनको कई जगह सिलेक्शन दे रहा है, मुझे एक जगह नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब मेरा समय आया तो ऊपर वाले ने मुझे भी कई सिलेक्शन दिए। अपने लॉ प्रोफेसर का मुझे दिया, उसके बाद फिर मेरा जुडिशरी सिलेक्शन हुआ उसके 15 दिन बाद, और मैंने कमीशन के थ्रू एक प्रोफेसर का दिया था एग्ज़ाम, जिसमें भी मेरी वेटिंग थी और वो भी मेरी क्लियर हो गई थी। तो एक साथ 3 दिन हुए। तब मुझे लगा कि जब ऊपर वाला देता है तो चप्पल फाड़ के देता है, बस आप कोशिश करते रहें और निराश ना हो। अगला जो चीज़ है वो है थोड़ा सोशल कम रहे। एक कंपटीटर को सन्यासी का जीवन जीना पड़ता है, मोह माया का त्याग करना पड़ता है, जिसको मैंने पूरी तरह से अमल किया। मुझे कंपटीशन में चला गया तो लोग मुझे भूल गए थे कि कोई वहीद आलम भी है। मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे घर वालों में सिर्फ मेरे फादर ही मुझे फ़ोन करते थे। मैं किसी को फ़ोन अलाउड नहीं किया था मेरे पास करने के लिए। और जब सन्यासी का जीवन जीकर आप जो है कंपटीशन तैयारी करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे और आप फोकस करेंगे अपने लक्ष्य को, तभी आपको लक्ष्य मिलेगा। और अगर आप बहुत सोशल हैं, आप हर शादी में, हर बारात में, हर दिन आए दिन अपने घर बैठे हुए हैं और हर चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, तो आपका टाइम इसी में चला जाएगा, आप सिलेक्शन पा ही नहीं पाएंगे। तो पहले आप कुछ हासिल कर लें, उसके बाद तब सोशल बनकर आप समाज की और अपनों की सेवा करें। जब आप कुछ बन जाएंगे तभी तो करेंगे, जब आप बन ही नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे। अगला पॉइंट है कि स्ट्रेटजी बनाएं कि क्या चीज़ हमें किस टाइम पढ़नी है। हमें अपने टाइमिंग को घंटों में बांटना है कि किस टाइम हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टाइम हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है,
क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। इस चीज़ को डिसाइड करने के बाद आप उस जो स्टडीज़ है रणनीति बनाइए, उसको फॉलो करें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप जो लोग भी इस इंटरव्यू देखते हैं और चाहते हैं कि वो कंपटीशन को क्रैक करें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें, तो उन्हें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर वो चाहे करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनकी पूरी मदद करेगा, ठीक। वो गफूर रहीम है, वो कोशिश करने वालों को हमेशा मदद करता है। सब्र, और सब्र बहुत ज़रूरी है इसमें। सब्र के साथ वो कोशिश करते हैं, वो एक दिन कामयाबी और बुलंदी पर ज़रूर पहुँचते हैं। वही जी, आज आप जिस मुकाम पे हैं वहाँ से आप अपनी कमेटी को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या उपलब्धियाँ रहीं, या भविष्य में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, या भविष्य में आप उनके लिए क्या प्रयास करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हमारी कम्युनिटी से हर वो शख्स जो कुछ हासिल कर ले रहा है, कुछ ऊंचाई पहुंच जा रहा है, उसे उस ऊंचाई पहुंचने के बाद अपनी कम्युनिटी के प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। और जो उस कम्युनिटी में जो लोग हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जिनके अंदर फायर है कि वो कुछ कर सकते हैं, उनको निखारने के लिए प्रयास करना ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, मैं आपके BLS ग्रुप के माध्यम से जितने भी लोग हैं, जो भी मुझसे आप पूछना चाहते हैं कि कंपटीशन क्रैक करने के क्या टूल एंड टेक्निक हैं, हाँ मैं बताऊँगा। उसके अलावा मुझे मालूम पड़ा है कि आपका BLS ग्रुप जो है टेक्निकल सेशन चलाता है हर संडे। तो उस टेक्निकल सेशन के माध्यम से भी मैं उन्हें जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के बारे में क्या पढ़ना है, कैसे क्या टूल टेक्निक है, जो भी जानना चाह रहे हैं, जो करंट लॉ के बारे में या करंट सिचुएशन चल रही, जो भी उनको नॉलेज ऐसे लेना चाह रहे हैं जिसके दम पर वो आगे बढ़ सकते हैं, और कंपटीशन के बारे में, क्रैक करने के बारे में, तो पूरा मैं उनकी पूरी हेल्प करूँगा उस आपके ग्रुप के माध्यम से। बाकी अगर वो पर्सनली कुछ पूछना चाहेंगे, कोई पूछना चाहते हैं, तो मैं उसमें नंबर भी दूंगा, अपना फ़ोन नंबर, वो उससे भी मुझे पूछ सकते हैं। और मेरा जो ये संदेश है खासकर अपनी कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी के जो पेरेंट्स हैं उनसे, कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें। मैं मानता हूँ कि हमारे भी शायद परदादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन समय आने के साथ साथ हमारे दादा आए थोड़े पढ़े लिखे हुए, फादर आए पढ़े, हम आए, तो आगे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो कि उसका अभाव है, इकोनॉमिकली वीक थे हमारे कम्युनिटी के लोग, इसलिए वो बच्चों को पढ़ाने की बजाय, स्कूल भेजने के बजाय वो काम पर भेजने लगते थे। आज ऐसी सिचुएशन नहीं रह गई है। शायद कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज है, ज़्यादा परसेंटेज ऐसा है जो अच्छी तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, और सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि लड़कियां इस समय हर कंपटीशन में लड़कों से आगे निकल रही हैं। उनका परसेंटेज जो सिलेक्शन का है वो बढ़ रहा है। और हमारी कम्युनिटी में अगर बॉयज़ गर्ल्स, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हमारा समाज का एक अपना स्तर होगा और नाम होगा। साथ ही नेशनल लेवल पर, देश के लेवल पर लोग जानेंगे कि हाँ, ये भी कोई कम्युनिटी है जो आज काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँच चुकी है। इसलिए आप सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। शुक्रिया। डॉक्टर वहीद आलम जी, आपका भविष्य में क्या प्लानिंग है, और कुछ अलग तो आपने अभी तक किया ही है, और कुछ अलग आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हाँ, चूँकि हम सब इस्लाम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और हमारे इस्लाम समाज में एजुकेशन का स्तर जानते ही कम है, चाहे वो दीनी एतबार से हो चाहे दुनियावी एतबार से हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि हलाला, उस पर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, रिसर्च आप कह सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, जिसे मैं जल्द ही इंटरनेशनल लॉ जर्नल में पब्लिश करवाऊँगा। और उसके साथ ही जो कंपटीशन बच्चे बुक पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल्स है, इसमें पब्लिश होगा। साथ ही न्यूज़पेपर में भी, एडिटोरियल में मैं उसे पब्लिश करवाऊँगा। और ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा हलाला, मिथ एंड रियलिटी, क्या सही है क्या गलत है, ठीक। और उससे मैं जो समाज में एक मिसकॉन्सेप्शन फैला हुआ है उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। इसी के बाद मैं ट्रिपल डाइवोर्स पर भी लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया हुआ है, और मैं कुरान की रोशनी में उसे लिख रहा हूँ कि ट्रिपल डाइवोर्स इस्लाम में है या खारिज है, नहीं है। उसके अलावा मैं मुस्लिम लॉ पर भी एक बुक लिख रहा हूँ, जिसमें मैं स्पेशली मैरिज, मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ के नाम से लिख रहा हूँ, जिसमें मैरिज होगा, मेहर होगा, डाइवोर्स होगा,
मेंटेनेंस होगा, हिबा होगा और वसीयत होगी। इसको मैं लिख रहा हूँ इस पर है। साथ ही जो LLB के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उनके लिए मैं 2020 जो बुकलेट्स आती हैं एग्ज़ाम के लिए उन पर भी काम कर रहा हूँ, जिससे कि बच्चों को सही चीज़ और आसानी से समझ में आ सके, मतलब सिंपल लैंग्वेज में उसे लिखने की मेरी कोशिश है। और यही सब मेरा भविष्य का जो है प्लान है। इस जल्दी ही मैं 1-2 साल के अंदर काम चल ही रहा है, इसको अंजाम दूंगा पूरी तरीके से। मैं डॉक्टर वहीद आलम जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने BLS ग्रुप पर आकर अपना कीमती समय दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आप भाइयों का इस वीडियो को देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और भी मोटिवेशनल पर्सनालिटी से रूबरू होने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।